हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने क्या क्या पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, या आप लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो ना देखा हो तो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये जो टॉपिक अब हम लोग चलाएंगे यानी कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। तो ये जो टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे, अगर हमारा पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा एक बार, तभी ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग को हम लोग फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग है, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी रूप में अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा था कि हाँ इसके, फिर उसके बाद हम लोगों ने मूल देखा था कि कोई समीकरण दे दिया गया हो, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दे दिया गया हो कोई समीकरण। तो समीकरण तो दे दिया है, बट इसमें मूल निकालना सीखे थे अभी हम लोग कि कौन कौन से मूल होंगे x की जगह पे, यहाँ पे। ठीक, ये सीखा था। अब हम लोगों ने जो अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये रहेगा कि आपका क्वेश्चन दिया रहेगा एक, जैसे कि सेंटेंस के रूप में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सेंटेंस के रूप में दिया रहेगा, कह देगा दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल या गुणनफल इतना है, तो वो जो दोनों संख्याएं हैं क्रमागत सम संख्या, वो उसको निकालना। इस तरीके से अब हमारा द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग में पूछेगा। और इसमें जो है कि जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि जिस तरीके से सेंटेंस कह रहा है, जिस तरीके से वो हर एक लाइन से आप लोग जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करेंगे, आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आंसर आप लोगों का तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बस ये है कि आप लोग द्विघात समीकरण बनाना सीखे होंगे। तो द्विघात समीकरण हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे देखते हैं क्या कहता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया गया है। अगर दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया हो, 528 दिया गया हो है, तो बोल देगा कि ये जो दो क्रमागत सम संख्या है इसको फाइंड आउट करो, कि हमारे जो दो क्रमागत सम संख्या हैं उसको ज्ञात करो। तो उसको ज्ञात करना है। तो जैसा हमने बताया कि जैसे जैसे क्वेश्चन जिस तरीके से कह रहा है, या गुणनफल हो या योगफल हो, या कह दे कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, तो दोनों संख्या के वर्गों का योगफल, तो इस तरीके से देखेंगे। तो इसमें कह रहा है क्या कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कह रहा है इसमें। ठीक है, तो दो क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी ये तो हमको पता नहीं है। कैसे हम द्विघात समीकरण को बनाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम इसको निकाल के दिखाएंगे कि मेरा आंसर इतना आएगा, यानी कि दो क्रमागत सम संख्या हमारी ये संख्याएं होंगी। तो किस तरीके से, तो देखते हैं। एक बार जान लीजिए कि अगर दिया गया हो कि दो क्रमागत सम संख्या या दो क्रमागत विषम संख्या, ठीक, अगर ये चीज़ें दोनों दी गई हों, तो देखिए यहाँ पे क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत के मतलब जैसे एक हो गया तो अगला क्या होगा, दो होगा, अगला क्या होगा, तीन होगा, अगला क्या होगा, चार होगा। तो ये क्रम से जा रही हैं कि 1 2 3 4। अगर कह दें कि 1 5 6 9, तो ये क्रमागत संख्याएं नहीं हैं, इसको क्रमागत संख्या नहीं बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब दो क्रमागत विषम या दो क्रमागत सम रहेंगे। तो इसके लिए पहली संख्या अगर हम लोगों ने, जैसे कि हमको पता नहीं है कि दो क्रमागत सम संख्या कौन सी होंगी, तो इसके लिए पहली संख्या अगर हम x भी मान लेते हैं, या कोई अल्फ़ाबेट मान लीजिए, कोई भी, ठीक है, y मान लीजिए, z मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। तो अगर हम x मानते हैं कि मेरा जो दो क्रमागत सम संख्या है उसमें से पहली हमारी संख्या मान लीजिए x है, तो दूसरी हमारी क्या होगी,
दूसरी है x प्लस 2 होगी। कैसे होगी ये भी बता देते हैं कि अगर हम देखिए सम संख्या है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक, यही होंगी, तो यही तो होंगी। पर अगर कोई सम संख्या मान लेते हैं 12, ठीक है, तो हमारा अगला क्या आएगा, अगला सम संख्या यानी क्रमागत सम संख्या में अगला होगा, तो अगला हमारा सम संख्या क्या आएगा 14, ठीक है। अगर हम ये x के रूप में देखें कि मान लीजिए कि x जो है 12 हो गया, तो ये अगला मेरा क्रमागत होगा 14, तो इसमें और इसमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है ना, तो 2 का अंतर है, तो वही 2 मैंने जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, तो 12 प्लस 2 मिला देंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर तीसरा न पूछ ले तो तीसरा हमारा कह देंगे x प्लस 4, चौथा पूछ ले तो x प्लस 6, फिर अगला कर दे तो x प्लस 8। इसी तरीके से हमारा सम हो या विषम क्रमागत संख्याएं होंगी तो इसी तरीके से हमारा बढ़ेंगी। अब 14 है, ठीक है, तो यहाँ पर 14 आ गया, तो x है, x की वैल्यू 12 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 16, देखिए 12 आया, फिर 14 आया, फिर 16 आया। उसी तरीके से x का मान रखेंगे 12, फिर 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, फिर मेरा 18 आ गया। ये क्रमागत सम संख्याएँ हैं कि नहीं, है ना। उसी तरीके से अगर हम विषम देखें तो विषम मान लीजिए हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो अगर 7 लेते हैं तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 प्लस 2 बराबर 9, फिर x है, x 7 प्लस 4 बराबर 11, यानी कि देखो 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया, फिर अगला देखेंगे तो 7 प्लस 6 13, फिर 13 आया। तो ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं कि नहीं, हैं, क्योंकि 7 के बाद 9 ही आता है विषम, फिर उसके बाद 11, फिर 13। तो हमारा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट मेरा यही रहेगा, चाहे 2 क्रमागत संख्याएं बोले या 3 बोले या 4 बोले या जितने भी बोले, बस उसी तरीके से हमारा जो है विषम सम संख्याएं उसमें जोड़ देंगे तो वो हमारी वैल्यू आएगी। तो इसी तरीके से कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, तो पहली अगर मान लीजिए हम x मान लेते हैं, ठीक, पहले अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी हमारी संख्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से बोल दिया गुणनखंड, तो गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हमारा कितना है 528, ठीक। अब x की गुणा इसमें करेंगे, फिर x की गुणा इसमें करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x का गुणा करेंगे तो 2x बराबर में क्या है 528। इसको इस तरफ ले आओ क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बना के उसको क्या है हमारा जो सम संख्या है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 बराबर 0। तो ये हमारा आ गया समीकरण, ठीक है। या फिर हम समीकरण को जो मूल निकालने का एक हमारा फार्मूला था या उस फार्मूले से हम लोग हल कर सकते हैं। कौन सा था फार्मूला? फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना था 2a। इससे भी हमारा मूल निकलेगा या फिर हम इसका गुणनखंड विधि से निकालें वो भी हमारा निकलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से निकालते हैं, इससे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि से देखेंगे कि 528 है मेरा, ठीक है। तो 528 का गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो 528 का गुणनखंड निकालते हैं तो कितनी बार में आ जाएगा, 2 बार में लेके जाते हैं। 2 दूना 4, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, फिर 2 33, 2 से नहीं 3 से कटेगा 11, फिर 11। हमारा गुणनखंड क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, यही आया है। और हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कैसे पेयर बनाया जाता है कि जोड़ने या घटाने पे हमारा जो है वैल्यू क्या आए, हमेशा b आए, ठीक।
तो इसको हम लोग पेयर बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, मान लीजिए ये आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक, और 8 तरीके 24 ये लिख लेते हैं। फिर 11 दूना 22 लिख लेते हैं। तो 24 में से अगर 22 घटा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 2 आएगा, यानी कि v की वैल्यू हमारी फाइंड आउट कर रहा है ये। तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको एरेज कर देता हूँ, उतार लीजिएगा आप लोग पॉज करके। इसके आगे देखिए, इसके आगे है यानी कि x² + 2x - 528 बराबर 0, ये तो हो गया। अब रखेंगे x² + 24x - 22x। देखिए इसको 24x में से 22x घटाएंगे तो हमारा +2x आ जाएगा, -528 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x + 24 आएगा। दूसरा -22 कॉमन ले लेंगे तो x + 24 आ जाएगा बराबर 0। तो x + 24 हो गया 1 और दूसरा हो गया x - 22। तो अगर इसके बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू आएगी -24, इसके बराबर रखेंगे 0 तो हमारा आएगा 22, यानी कि टोटली दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी, 22 और 24। यही हमारा दो क्रमागत सम संख्या है जिसका गुणा करने पे जो है हमारा क्या आएगा, 528, ठीक। आंसर यही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इसमें ये जो लाइन दी गई, ये जो दी गई है सेंटेंस, इससे आप लोग परेशान नहीं होंगे, इसको हम बता दिए हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे, दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखेंगे कि और किस तरीके से पूछ सकता है या और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग जो है 20 और उसका गुणनफल 10 है, ठीक है। और उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग बात कर चुके हैं कि जैसा क्वेश्चन बोलेगा, जिस तरीके से क्वेश्चन आपको कहेगा कि देखिए कह रहा है ना कि दो संख्याओं का गुणा योग जो है 20 है, तो पहले 20 तो है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे कि उसका गुणनफल जो है इतना है, 10 है। फिर देखेंगे कि उसके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है ये भी बता देंगे आपको। तो दो संख्याओं का जो पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग है, तो दो संख्याओं का योग क्या है, 20 है। तो दो संख्याएं हम कौन कौन सी लेंगे, देखिए इसमें क्रमागत संख्याएं तो दी नहीं हैं कि हम अगर 2 मान लें तो उसके बाद 3 मान लेंगे, या 3 मान लें तो 4 मान लेंगे, 4 है तो 5 मान लेंगे। ये तो हमारा सिस्टम है नहीं इसमें बस बोल दिया है कि दो ऐसी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या हो सकती है दो, कि ऐसी संख्याएं हैं जिसका योग हमारा क्या है, 20 है, ठीक है। तो वो संख्या हमको फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम अगर देखिए हमारा जो भी अनुप्रयोग में रहेगा, यानी कि द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम अल्फ़ाबेट मान के ही लगाएंगे, चाहे x माने, चाहे y माने, चाहे z माने, या ABCD कुछ भी मान लेंगे। तो उसकी वैल्यू एक हम निर्धारित कर लेंगे कि हाँ माना कि इसके बराबर हमारा x है या y है, या फिर मान लेंगे हमारी ये पहली संख्या या दूसरी संख्या इतना है, या x है या y है, कुछ भी मान लेंगे। तो उसी तरीके से अगर दे दिया है दो संख्याओं का योग, ठीक है, तो दो संख्याओं का योग तो दे दिया, तो दो संख्या हमारी कौन सी होगी, मान लीजिए एक हमारा x हो गया,
दूसरा क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, या फिर a मान लेते हैं, या फिर b मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, x होगी, दूसरी संख्या हमारी y होगी। अब इसी के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा दो संख्या तो हमने मान लिया कि ये संख्या हमारी दो संख्याएं हैं, तो कह रहा है कि इसका योग जो है 20 है, यानी कि x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो ये हमारा 20 फाइंड आउट करेगा, ठीक है। क्योंकि बोला है ना कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हमने ये मान ली हैं कि x और y दो संख्याएं हैं, तो उनका योग क्या है, 20 है, और उसका गुणनफल जो है 10 है, यानी कि वही संख्याएं हैं ना, तो वही संख्याएं, तो इसका गुणनफल क्या है, 10 है, ठीक। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप लोग बस इतना तक समझ लेंगे ना, फिर उसके बाद आप लोग का सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो बोल दिया, देखिए अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो इसका कह देगा व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, यही होता है ना। अगर 2/3 है, इसका अपोजिट यानी उल्टा करेंगे तो 3/2 होता है कि नहीं, तो यहाँ पे 4/1 है, तो इसलिए इसका अपोजिट 1/4 हो गया। उसी तरीके से अब इसका अपोजिट देखेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसका देखेंगे तो 1/y हो जाएगा, ठीक, यानी कि व्युत्क्रम हो गया। अब पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, क्या करना है, योग। तो इसका योग जब ज्ञात करेंगे तो इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो नीचे का जो होता है हर का लसो लेते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, तो x और y ले लेंगे एलसीएम, तो x का गुणा करेंगे तो y बचेगा, तो y का गुणा 1 में y और फिर x, यानी कि x प्लस वाई बटे एक्स वाई मेरा आया। इसको सॉल्व करने का व्युत्क्रम का योग। फिर अब हम देखेंगे कि यहाँ की जो हमारा आया है, इसका हमारा मान दिया गया है कि x प्लस वाई क्या है, 20 है, और x गुणे वाई बराबर क्या है, 10 है। तो इसको 0 से 0 काट दोगे तो यानी उसके व्युत्क्रमों का योग कितना आया, 2, ठीक, यही है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या रहेगा, कैसे पूछा जाएगा, क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये दिया है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो बोल देगा कि वो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक, बोल देगा वो संख्याएं हमारी ज्ञात करो, ठीक है। तो कह रहा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। देखिए हमने आपको बताया कि ये जितना पहला वाला सेंटेंस होता है, जहाँ तक फुल स्टॉप लगता है, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से समीकरण अगर बना लिए, द्विघात समीकरण आप लोगों ने बना लिया, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो गारंटी देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में आपका x² आएगा ही आएगा जब आप लोग समीकरण बनाएंगे तो, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण नहीं आता है तो और आसान है और हमारा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, पर ये द्विघात समीकरण का चैप्टर है तो x² आना ही आना है। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से समीकरण अगर हम लोगों ने बना लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या का वर्ग, ठीक है। तो किसी संख्या का वर्ग कह रहा है, तो वो संख्या हमको पता है नहीं कि कौन सी संख्या का वर्ग, तो मान लेते हैं भैया कि x हमारा संख्या हो गया, ठीक है, x हमारी संख्या हो गई। जो संख्या ये कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग हमारा ये हो गया,
ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारी किसी संख्या का वर्ग हो गया। कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग, तो माना यहाँ पे लिख लेना, हम डायरेक्ट बता देते हैं बट आप लोग लिख लिया जाएगा कि माना वह संख्या x है। ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से समझिए, ध्यान से समझिएगा इसको कि किसी संख्या का वर्ग दे दिया है। ठीक, कह रहा है कि उसके मतलब किसके, ये जो संख्या है इसके 4 गुणे से 12 अधिक है। तो किसी संख्या का जो वर्ग है उसके यानी कि इसके जो है 4 गुणे से 12 अधिक है कह दिया लास्ट में, तो इसका मतलब इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि देखिए समीकरण हमारा बन गया कि 4x + 12। यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुणे से 12 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, है का मतलब इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण आ गई, मिल गई। तो समीकरण हमारी x² - 4x + 12 -12, पक्षांतर कर लेंगे हम इसको इस तरफ बराबर में 0 लाने के लिए, तभी तो हमारा समीकरण होगा कि ax² + bx + c = 0। इसी ना रूप में हमको लाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 12 है तो 12 का एलसीएम निकाल लो। 2 चौके 12, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तें 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणे 3 ये आया। तो अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 में से अगर 2 को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, 4 आता है, तभी तो 6 दूना 12 हो गया। 6 में से 2 गया 4, पर 4 देखिए हमारा क्या है, -4 में है। तो -4 लाने के लिए 2 में से 6 को घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक, तो x² - 2x + 2x - 6x - 12 = 0, ये आ गई। ठीक है, फिर इसके नीचे x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बचेगा, -6 कॉमन लेते हैं, देखिए -6 कॉमन ले रहे हैं तो x और यहाँ पे +2, अगर हम -6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 -12 आ जाएगा। ठीक है, तो x -6 हो गई और दूसरी क्या हो गई, x + 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, एक तो वैल्यू आएगी हमारी 6, दूसरी आएगी -2, ये वैल्यू हमारी दोनों आएंगी। ठीक है, पर वैल्यू हमारी क्या आएगी, x के पूछ रहा है ना, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे। हमेशा पॉजिटिव अगर रहता है किसी में तो पॉजिटिव वाली हमारा ज़्यादा बेटर अच्छा पड़ता है, और जो माइनस होता है नेगेटिव होता है उसको छोड़ देते हैं। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6। अब देखिए x की वैल्यू 6 आ गई तो इसमें रखते हैं कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बराबर 4 छक्का 24 + 12। ठीक, 4 2 6, 2 1 3, 36 बराबर 36। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है सही है 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि x + 1/x बराबर 10/3, इसको कह देगा कि हल करो। हल करो तो दे दिया, यानी कि हल करो तो कह दिया, पर यहाँ पे इसका जो एम है यानी कि लक्ष्य है, जो पूछना चाहता है वो हमारा क्या, किसकी वैल्यू पूछना चाहता है, x की वैल्यू पूछना चाहता है कि x की वैल्यू हमारी क्या आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो इसको लिख देंगे कि x/1 है, मान लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो x, फिर यहाँ पे x² + 1 बराबर 10/3, फिर तिरे गुणा कर देंगे दोनों का, तो ये 3x² + 3 बराबर 10x। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 3x² + 3 -10x बराबर 0 लिख देंगे।
तो इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो हमारा लिखने का तरीका अलग हो जाएगा कि -10x + 3 ये बराबर 0। अब हमको इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगा। देखिए अब हम लोगों ने क्या किया था कि जो था कि गुणनखंड विधि से हम लोगों ने जो है इसको निकाला था। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो फार्मूला था इससे भी तो निकलता है ना कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a, इससे भी तो हमारा निकलता है कि जो मूल होता है वो भी तो निकलता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हम इससे लगाते हैं, ठीक है, ये वाला इससे लगा देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों समझ में आएगा, कहेंगे तो आप उससे भी लगा देंगे, दोनों से भी लगा देंगे हम, एक गुणनखंड से भी लगा देंगे और फार्मूले से भी लगा देंगे, ठीक है। तो पहले इससे देख लेते हैं, फिर गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -10 और c बराबर 3 है। तो इसमें रखते हैं -b है तो ये -10 है, तो -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 10 बचेगा, प्लस माइनस √b² यानी कि 100, फिर 4, फिर गुणे a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे a की वैल्यू 3। तो 10 प्लस माइनस रूट ये कितना है 100 है, 4 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 36, 100 में से 36 को घटा देंगे, बच्चे नीचे 6 बचा। तो 10 प्लस माइनस 100 में से 36 गया तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 6 बटे 6। अब रूट में 64 यानी 64 है जो, उसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे √64 की तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 6 आएगी। 6 गुणे 6 यानी कि सॉरी 8 आएगी, 8 गुणे 8 यानी कि 8 × 64, इसकी वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे रख देंगे 10 प्लस माइनस 8 रख देंगे बटे 6 रख देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें हमारा 2 निकलेगा वैल्यू, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि बताए थे कि अगर इसको दोनों को निकालना है तो इसमें से 10 एक बार प्लस ले लेंगे और दूसरी बार दूसरी जो संख्या निकालेंगे वो माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 8 गया कितना 10 और 8 मिल के 18 बटे 6 और 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 बटे 6। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1 बटे 3 एक वैल्यू आ गई और ये 6 × 3 = 18, 1 3 वैल्यू आ गई। तो यानी कहने का मतलब 3 और 1 बटे 3 हमारी वैल्यू आई है। तो यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, देखिए एक तो मेरा इसकी वैल्यू हो गया 3, इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 बटे 3, ठीक है, यही चीज़ है। तो यहाँ से हमारा अगर पूछता है कि x का मान क्या है तो x का मान हम बताएंगे 3 बताएंगे। अब हम लोग इसको देखेंगे गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। 3x² - 10x + 3 = 0, ठीक। इसका गुणा 9, अब 9 है 9 का ऐसा गुणनखंड करके गुणा करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 10 आए, तो ऐसे ही कर देते हैं 9 × 1 = 9, फिर 9 + 1 करेंगे तो हमारा 10 आएगा, ठीक है। तो 3x² - 9x - 1x + 3 = 0, ठीक है। ये मैंने माइनस इसलिए किया, माइनस माइनस अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस हमारा माइनस तो रहेगा ही, बस दोनों की वैल्यू क्या होगी, जो दोनों की संख्याएं होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा और इसमें -1 कॉमन लेते हैं तो x - 3 बचेगा। तो एक तो आ गया 3x - 1, दूसरा आ गया x - 3 = 0। तो इसके बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगा 1 बटे 3, इसके बराबर करेंगे तो आएगा वैल्यू हमारी 3, इससे भी हमारा आ गया। तो जो आसान पड़े आपको, चाहे इस तरीके से आसान पड़ता है या फिर इस तरीके से, जो आसान तरीका हो आपके लिए उस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है।
ये नहीं है कि अगर हाँ क्वेश्चन में कहा हो कि सूत्र विधि द्वारा जो है हमारा निकालिए तो सूत्र विधि निकालेंगे। अगर नहीं बोला है कुछ भी, जैसे इसमें कुछ नहीं बोला है कि किस तरीके से हमको सॉल्व करके दिखाना है, तो चाहे जो आपको आसान तरीका पड़े, ये वाला या फिर ये वाला, तो कोई भी एक तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग जो है दे दिया गया हो 12, तो संख्या ज्ञात करो। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग दे दिया गया है, कितना 12 दिया है, और बोल रहा है कि हमारा वो संख्या ज्ञात करो। तो किसी धनात्मक संख्या कह रहा है, तो किसी धनात्मक संख्या क्या मानेंगे हम लोग, कोई भी अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि माना वो धनात्मक संख्या हमारा क्या है, एक्स है। ठीक, तो अब कह रहा है कि संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल, ठीक है, वो संख्या, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक नहीं रहेगा, धनात्मक कहने का मतलब है कि जो पूर्णांक संख्या हमारी होती है उसमें तो सभी आते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो ये जो जीरो की पार होती है +1 वाला, +2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके, तो यही बस रहनी चाहिए। ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक कहने का मतलब ऐसी ही संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है किसी धनात्मक संख्या, किसी धनात्मक संख्या हो गया, और उसके वर्गमूल का योग, और उसके वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो इन दोनों का जो योग है वो हमारा क्या है, 12 है। यही कह ही रहा है बस। ठीक है, यानी कि देखिए हम आपको बता चुके हैं कि ये यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक एक समीकरण जो बताता है वो आप लोगों ने बना लिया, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन सॉल्व आसानी तरीके से एकदम होगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, या पक्षांतर करके लिख देते हैं कि x² + x - 12 = 0। इस तरीके से लिख दिया इसको हमने। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 है, तो 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो मान लीजिए 4 × 3 कर देते हैं, डायरेक्ट 4 × 12 होता है, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 1 बच रहा है, तो लिख देते हैं x² + 4x - 3x - 12 = 0। तो x कॉमन लेते हैं, x + 4 बचेगा, -3 कॉमन लेते हैं, तो x + 4 बचेगा बराबर 0। तो x + 4 हो गया, दूसरी क्या होगी, x - 3 हो गया बराबर 0, क्योंकि x की वैल्यू एक आ जाएगी -4, एक होगी 3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो इसमें से हम ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक बोल रहा है, तो धनात्मक वाली संख्या का आंसर मान लेते हैं कि x बराबर हमारी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग जो है 4 है, और बोल दे कि वो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो, ये कह दिया। तो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो मान लेते हैं हमारी संख्या क्या है, माना संख्या x। ठीक है, तो x है हमारी एक, दूसरी क्या है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/x हो गया, योग बराबर कितना दिया है, 4। तो ये समीकरण हमारा बना, और यही पूछ रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योग
इतना दिया हो तो वो हमारी संख्या ज्ञात करिए। एलसीएम लेते हैं, x बचेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4/1। तीर गुणा कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर बराबर 4x। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर देते हैं, -4x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये समीकरण जो बना है, ये समीकरण गुणनखंड विधि वाला जो होता है, गुणनखंड वाला, उससे नहीं सॉल्व होगा, ये फार्मूला सॉल्व होगा। फार्मूला हमारा क्या होता है कि -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। अब रख देते हैं इसमें मान, b का मान रखेंगे तो -4 है और माइनस प्लस मिल के 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस और फिर रूट में b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, फिर -4, a का मान 1, c का मान भी 1, तो 4 ही आएगा बटे 2 गुणे 1। 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12, तो रूट 12 बटे 2, 4 है प्लस माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा बटे 2। इसमें से 4 गुणे 3 कर देते हैं रूट में, तो 4 की वैल्यू निकाल देते हैं, 2 आएगा, बाहर निकालेंगे तो ये 3, ये आ गया 2 3। फिर अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस माइनस रूट 3 बचेगा बटे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारी क्या, यही बचेगा कि 2 प्लस रूट प्लस माइनस रूट 3। एक वैल्यू होगी, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो, या फिर एक वैल्यू होगी 2 प्लस रूट 3, दूसरी वैल्यू होगी 2 माइनस रूट 3। दो संख्याओं का योग 13 और उसके वर्गों का योगफल दिया है कितना 89 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ये इसको क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से देखेंगे कि क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या दिया है, इसमें न क्रमागत दिया है कि न सम संख्या दिया है न विषम संख्या, यानी कोई भी दो संख्या हमारी हो सकती है। तो कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए x प्लस वाई मान लेते हैं, या सॉरी x और y मान लेते हैं कि दो संख्या हमारी x है, पहली संख्या हमारी x, दूसरी संख्या y हो गया, ये संख्या मान लेते हैं। अब देखिए, ये संख्या तो हमने मान लिया, अगला देखेंगे कि कह रहा है कि दो संख्या का योग जो है हमारा कितना है 13 और उसके वर्गों का योगफल, यानी कि इसके वर्ग का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89, ये दिया है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यही कह रहा है। तो बोल रहा है कि संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो फार्मूला होता है अलजेब्रा का x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इसी बेस पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखते हैं कि कह रहा है कि x प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है। अब देखिए, इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि मेरी जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू दी गई है और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दी गई है। ठीक, अगर हम इसका मान इसमें रख देते हैं तो इसकी वैल्यू बराबर हमारी निकलेगी, जो कि हमारी शायद ये संख्याएं भी निकल सकती हैं उससे। तो देख रखते हैं, तो 13 है तो 13 का स्क्वायर, इससे यहाँ पे क्या है 89 प्लस 2xy, 13 का स्क्वायर
169, फिर 89 प्लस 2xy। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 2xy बराबर हमारा क्या बचेगा 169 यानी कि 169 माइनस 89। इसको घटा देंगे, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8, तो 2xy बराबर 80। तो xy बराबर क्या आएगा 40, 2 नीचे गया कट गया, इसको नीचे लेके जाएंगे 2, फिर 40 कट गया, तो x और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे कि y बराबर अगर निकाल लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 40/x आ जाएगा, और यही y की वैल्यू इसमें रख देते हैं। यहाँ तक तो निकल गया, ठीक है, यहाँ तक निकला। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, चाहे x की निकाल लें चाहे y की निकाल लें। तो y की निकाल लेते हैं, तो y की निकालेंगे तो इसकी वैल्यू इतना आएगा, तो इसका जो मान है इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसका मान रख देते हैं, तो x प्लस 40/x बराबर 13। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो x² प्लस 40 बराबर 13x, x² माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 40 है, ठीक है, तो 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 20, 2 10, 2 5 10 और 5। ठीक है, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 10 में से 4 को घटाएंगे तुम्हारा आएगा नहीं, 10 प्लस 4 करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 और प्लस 5 कर देते हैं, तो 8 5 13, ये आ गया। तो x² माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0। अब ये माइनस माइनस है, इसलिए माइनस की जो मार्क है या चिन्ह है ये डायरेक्ट मेरा माइनस हो जाता है और ये दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 8, दूसरे में माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 माइनस 5 और माइनस 8 का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 8 पंचे 40। ठीक, तो x माइनस 8 एक आ गया, दूसरा हमारा क्या आ गया x माइनस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक आ गई मेरी, कितनी x की वैल्यू 8 आ गई और 5 आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी दो संख्याएं जो हमारी थी x और y वो है 8 और 5, यही दो संख्याएं हैं जिसका योग जो है 13 होगा, 8 5 13, और उनके वर्गों का योगफल जो होगा 89 होगा। ठीक है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग जो है 290 है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक जो है पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग हमारा 290 है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भी हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि उसी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट पहला जो हम लोग करते हैं काम, क्या करते हैं कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक है। तो बताया था हमने कि विषम पूर्णांक विषम हो या सम हो, अगर हमको नहीं पता है कि अगर दो पूछ रहा है या 3 पूछ रहा है या 4 पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, अगर हमको नहीं पता है तो उसको हम बताए हैं कि क्या होता है। मानते हैं पहला वैल्यू मान लेते हैं x, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x + 2। ये हो गया, क्रमागत भी है।
ठीक है, क्रमागत है तभी होगा, क्रमागत नहीं है तो नहीं होगा। तो वैल्यू मान लेते हैं कि पहला x मान लेंगे विषम, दूसरा y मान लेंगे। अगर क्रमागत है तो हमारा ये काम करेगा। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो हमारा पहला हो गया x, दूसरा हो गया x+2, ये संख्याएं होंगी मेरी। उन ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग क्या है 290, ये वर्ग कर देते हैं हम लोग, इसका योग कर देते हैं और इसकी वैल्यू के बराबर कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। अब बस यही हमारा जो है समीकरण बना है और इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है ये संख्याएं दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो x है, ये तो x² है ही। अब इसको कर देते हैं x+y² बराबर क्या होता है फार्मूला, उस पर रख देते हैं, या फिर a+b। तो देखिए x² हो जाएगा a² + b² यानी कि 4 हो जाएगा, +2ab, तो 2 दूना 4x, ये हो जाएगा बराबर 290। ये देखिए 2x लिख देते हैं, 2x² कर देते हैं इसको, 1x² जोड़ के 2x² प्लस इसको लिख देते हैं पहले 4x। फिर क्या करते हैं कि इसको जो +4 है इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो 290 में से 4 घर को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, यही आएगा 286। अब जो 286 है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तभी तो हमारा समीकरण बनेगा 4x माइनस, या फिर उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। इनमें से देखिए कि मेरा 2 कॉमन है तो 2 निकाल लेते हैं, तो इससे क्या होगा हमारा सॉल्व करने में और आसान हो जाएगा। 2 निकाल लेते हैं तो 2x बचेगा बराबर 286 है, तो इसको 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो बटे में आएगा, तो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 143। यानी कि हमारी क्या आ गई x² + 2x बराबर 143, और 143 को इस तरफ लेके आएंगे तो x² + 2x माइनस 143 बराबर 0। ठीक, अब बस सॉल्व कर देना है और x की वैल्यू आ जाएगी। तो 143 है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 143 किस संख्या से कटेगा, पहले 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11 और 11 3 33 और 13 एकम 13, यानी कि 13 और 11 का गुणनखंड जो है 143 है, और 13 में से 11 को हम घटा देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। तो x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x + 13, फिर -11 कॉमन लेंगे तो x माइनस x + 13, तो x + 13 आ गया और दूसरा आ गया x - 11 बराबर 0। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, x की वैल्यू एक आएगी -13 और एक आएगा 11। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि धन विषम पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए। तो इसमें धनात्मक मेरा क्या है, +11 है, तो धनात्मक क्या हो गया वैल्यू, +11 हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया 11 + 13, 11 + 2 बराबर 13, यानी कि 11 और 13 वो हमारी संख्या है धन विषम पूर्णांक जिसके वर्गों का योगफल 290 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक के क्वेश्चन लेके, कुछ और अच्छे तरीके के क्वेश्चन लेके उसको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।